प्रिय विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे और आपको अच्छे भी लग रहे होंगे। तो अभी तक मैं कक्षा 10वीं मैथ्स के जो वीडियो बना रहा था, अब मैं कक्षा 12वीं 12th फिजिक्स के वीडियो अपलोड करूँगा। तो 12th पढ़ने वाले जो सभी स्टूडेंट हैं मेरा वीडियो जरूर देखें, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मैं कुछ अभी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप इनको जरूर देखें। तो आज मैं शुरुआत पहली वीडियो से अपनी कर रहा हूँ। मेरा चैप्टर तो से बहुत सारे हैं, मगर जो आज मैंने चैप्टर लिया है यूनिट 7 चैप्टर नंबर 11 है। ये फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 यूनिट 7 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये हमारा आज का चैप्टर है। इसमें विकिरण मतलब रेडिएशन, द्रव्य मतलब पदार्थ, द्वैत की प्रकृति, जो यहाँ पर जो प्रकाश जो होता है वो दो प्रकार से बिहेव करता है, व्यवहार करता है। पहला, एक तो कण के रूप में, दूसरा तरंग के रूप में। इसलिए यहाँ द्रव्य की जो प्रकृति वो दो है। जो प्रकाश होता है वो दो तरह से पृथ्वी पर आता है। ये किसने बताया था? हाइगन ने और न्यूटन ने बताया था। जो न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था और हाइगन का तरंग सिद्धांत था, उन्होंने बताया था। बाद में इसको फिर डी ब्रॉगली ने इसके आगे इस पर चर्चा की थी। तो आज हमारा वही टॉपिक है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना कीजिए। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन मतलब जब प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी हर्ट्ज ने की थी, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने सन 1887 में की थी। इसके बाद इसके बहुत सारे प्रायोगिक जो प्रैक्टिकली हैं वो हर्ट्ज ने, मिलिकॉन ने, हॉलबॉक्स ने अलग अलग अपने प्रैक्टिकल जो दिए थे, प्रायोगिक कार्य किए थे। जबकि आइंस्टीन ने इसके सिद्धांत की व्याख्या की थी। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन ने इसके सिद्धांत की व्याख्या की थी। उसी पर इसका समीकरण सूत्र की स्थापना की गई है। वैसे आइंस्टीन का समीकरण सूत्र आपको तो पता होगा, द्रव्यमान तुल्यता समीकरण होता है E बराबर mc स्क्वायर। ये आइंस्टीन का द्रव्यमान तुल्यता समीकरण है। तो इसकी सहायता से हम उसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि अभी आगे बहुत सारी चर्चा करेंगे, तो हम इस टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। यहाँ पर फोटॉन ऊर्जा ली जाती है। फोटॉन ऊर्जा क्या होती है जानते हैं कि जो प्रकाश क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, तो आइंस्टीन ने बताया था कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों, ये जो कण होते हैं एक पैकेट और बंडल के रूप में होते हैं, और पृथ्वी पर जो आते हैं, जो सूर्य के साथ आते किरणें आती हैं, वो बंडलों और पैकेटों के रूप में आती है, जिन्हें क्वांटा कहा जाता है। और इन क्वांटा में प्रकाश की ऊर्जा होती है, जिसे फोटॉन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इन्हीं ऊर्जा का सूत्र है E बराबर h न्यू। यहाँ पर h प्लांक नियतांक होता है, जिसका मान 6.67 × 10⁻34 जूल × सेकंड होती है। एक नियतांक राशि होती है, इसको प्लांक नियतांक कहते हैं। और न्यू आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसमें जो फोटॉन ऊर्जा होती है जब किसी धातु की सतह पर आपतित होती है, जैसे धातु की मतलब चेयर है ना, लोहे की जो चेयर है, मतलब धातु कहलाती है। उस पर सूर्य का जब प्रकाश होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन वो गर्म हो जाती है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो इलेक्ट्रॉन जाए कहाँ? तो उन इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा भी प्रदान करती है। तो ये जो फोटॉन ऊर्जा होती है वो दो प्रकार से खर्च होती है, मतलब व्यय होती है। तो फोटॉन ऊर्जा दो प्रकार से व्यय होती है। पहला, धातु कारफलन। धातु कारफलन मतलब कि धातु की सतह पर जब प्रकाश आपतित होता है, धातु की सतह पर जब प्रकाश आपतित होता है तो उस प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, जिसे धातु का कारफलन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो हो गए, तो अब वो जाए कहाँ? तो उन इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। कौन? फोटॉन ऊर्जा उन इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा भी प्रदान करती है।
है ना। तो ये जो फोटॉन ऊर्जा होती है दो प्रकार से खर्च होती है, एक तो धातु कार्यफलन के रूप में और दूसरा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पर इसको लिखा जाएगा E बराबर H या फाई जीरो। तो धातु कार्यफलन को फाई जीरो दर्शाते हैं और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा को E के से दर्शाते हैं। क्योंकि यहाँ पर इसका सूत्र होता है E बराबर H, हमने E बराबर H नहीं रखा। यहाँ पर गतिज ऊर्जा में यहाँ पर इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। देखिए ये आपका डायग्राम देखिए, धातु की सतह यहाँ से सौर विकिरण रेडिएशन आया है तो ऊर्जा के साथ आएगा, क्योंकि उसमें प्रकाश के जो कण होते हैं मंडलों के रूप में होते हैं, अनुमंडलों में प्रकाश की ऊर्जा होती है E बराबर H है ना। तो जो प्रकाश आएगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है धातु कार्यफलन हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करना होता है तो गतिज ऊर्जा लगती है, तो 1/2 mv²। यहाँ पर v जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है, वेग बहुत तीव्र होता है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम लिखा गया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका पक्षांतर किया है, यानी ना पक्षांतर करने पर पक्षांतर किया हमने, इसका यहाँ पक्षांतर किया तो माइनस में देखो ये फाई जीरो बराबर क्या होगा H नहीं, माइनस में हो जाएगा तो 1/2 mv² मैक्सिमम। समीकरण 1 बनाए। अब चूंकि यदि इलेक्ट्रॉन का यदि ऊर्जा का मान न्यूनतम है, यदि ऊर्जा का मान न्यूनतम कब होता है, देहलीय आवृत्ति पर होता है। देहलीय आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करा पाती है, तो उसे देहलीय आवृत्ति कहते हैं। भले प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो, लेकिन अगर आवृत्ति कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, जिसे कहते हैं देहलीय आवृत्ति। तो देहलीय आवृत्ति, तो आपतित फोटॉन की आवृत्ति देहलीय आवृत्ति के बराबर होगी। तो आपतित फोटॉन की आवृत्ति देहलीय आवृत्ति के बराबर होगी, मतलब यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, शून्य। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे तो गतिज ऊर्जा भी नहीं होगी, तो वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो म्यू बराबर μ0, मतलब जो आपतित फोटॉन की आवृत्ति होती है देहलीय आवृत्ति के बराबर हो जाती है। तो जो म्यू बराबर हमने μ0 लिखा है, समीकरण 1 में मान रखा, समीकरण 1 ये है, यहाँ पर ये μ0 रखा गया और ये v का मान 0 रखा गया। देखो तो फाई जीरो बराबर हो जाएगा H। अब ये म्यू की जगह μ0 हो गया है, -1/2 m ये लिखा हुआ है और v का मान 0 हो गया है, 0 का मल्टीप्लाई करें पूरा 0 हो जाएगा। तो फाई जीरो बराबर क्या आएगा, H μ0 आएगा। अब ये फाई जीरो बराबर H μ0 कहाँ रहेगा, समीकरण 1 में। समीकरण फाई जीरो का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखो हमने क्या किया, यहाँ पर समीकरण 1 है ना। तो फाई जीरो की जगह क्या लिखा, H μ0, इसकी जगह H न्यू चल रहा है, -1/2 mv²। यहाँ फिर हमने क्या किया, पक्षांतर किया। पक्षांतर करने पर माइनस का एक साइड कर दिया, प्लस वाली एक साइड कर दिए। पक्षांतर किया तो क्या बचेगा, 1/2 mv² मैक्सिमम, यहाँ पर स्क्वायर कर देना इसको, ये मैक्सिमम बराबर H न्यू माइनस H न्यू 0। देखो हमने किया इसका पक्षांतर यहाँ किया है, इसको यहाँ ले गए हैं। देखो पक्षांतर हो जाता है तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये आ गया। हमने यहाँ से H कॉमन निकाल लिया तो न्यू माइनस न्यू 0 हो जाएगा। इसको बेटा न्यू पढ़ते हैं, ये न्यू है और इसको पढ़ते हैं म्यू, ये म्यू है, म्यू। तो इसको आवृत्ति से दर्शाते हैं और इसको अपवर्तनांक से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। तो ये था। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा मेरा वीडियो? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।